जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन वन लाइनर के फॉर्मेट में करेंगे। ये सभी प्रश्न विगत वर्षों के पेपर में पूछे गए। तो आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न दिया और इधर इसका उत्तर दिया। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है। लाइकेन किसके किसके मिलने से बना होता है? तो लाइकेन बना होता है शैवाल और कवक के मिलने से। लाइकेन को हिंदी में सहवाग का नाम भी दिया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कभी बन सकते हैं कि सहवाग किसका साहचर्य होता है। अगला प्रश्न दिया है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सैक्सिकोल्स कहा जाता है, याद रखिएगा। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। प्रदूषक संकेतक पौधा कौन है? लाइकेन प्रदूषक संकेतक भी होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होती है? तो आयोडीन लैमिनेरिया नाम के जीव से प्राप्त होता है। ये एक तरीके का शैवाल होता है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? नाम से ही पता चल रहा है शैवाल विज्ञान शैवाल का अध्ययन होगा। इसको अंग्रेजी में एल्गोलॉजी कहा जाता है। तो ये शैवाल का अध्ययन है। स्वपोषित होते हैं शैवाल, स्वपोषी होते हैं, अर्थात इनमें स्वपोषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। सामान्यतः पॉन्ड सिल्क किसे कहा जाता है? तो पॉन्ड सिल्क नाम होता है स्पाइरोगाइरा का। स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? सुपोषण। सुपोषण के कारण शैवाल में फलन होता है। आगे दिया हुआ है, प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद होता है। देखिए किसमें प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद होता है? तो वहां पर प्रश्न में विकल्प रहा होगा, इसका सही उत्तर होगा ब्रायोफाइटा। अगर आप यूपीपीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन टू द पॉइंट टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिनके लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। आप एप्लीकेशन के माध्यम से अगर किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, सभी लेटर्स स्मॉल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्याज में खाद्य भाग है तो मांसल पर्ड, प्याज में मांसल पर्ड खाद्य भाग होता है। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? सेलुलोज के रूप में। हरे पौधे का प्राथमिक कार्य क्या नहीं है? खाद्य और जल का चालन, अर्थात खाद्य पदार्थों और जल पदार्थों का चालन करना इसका कार्य नहीं होता है। एक वास्तविक फल किससे निर्दिष्ट होता है? जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है, अर्थात वास्तविक फल का विकास पुष्प के अंडाशय से होता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी। जो अक्ष है या तना इस पे जो पत्तियों की व्यवस्था है इसे फाइलोटैक्सी कहते हैं। अगला पॉइंट दिया, घटपर्णी के भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? इसका पत्ता। तो घटपर्णी के पौधे में पत्ता घट के रूप में विकसित होता है। पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। देखिए पुष्प को पौधों का लैंगिक जननांग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उभयलिंगी फूलों से संबंधित है, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। फूल गोभी के पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह, अर्थात फूल गोभी में जिसका हम उपयोग करते हैं वो क्या होता है? वो पुष्प समूह होता है। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? ओल्फिया। तो ये याद रखिएगा सबसे छोटा फूल कौन सा है? ओल्फिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लेसिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पेपर में बना है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन होता है? रैफ्लेसिया। परागण है, पराग कोश से स्टिग्मा का पराग तक संचार। देखिए यहाँ पे अगर फूल की बात करेंगे तो फूल में मूल रूप से पराग कोश मतलब पोलन सैक और पराग कण। देखिए पराग कोश होता है, पराग कोश में बनेगा पराग कण, है ना। पराग कोश में क्या बनेगा? पराग कण। और आगे जब स्त्री पार्ट की बात करेंगे तो इसमें वर्तिकाग्र नाम से एक संरचना आपको मिलेगा। तो जब कभी भी पराग कण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, इसी को परागण कहते हैं। हवा के परागण को क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहा जाता है। जब वायु के माध्यम से परागण होता है एनिमोफिली। अगला पॉइंट है,
पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को के नाम से जाना जाता है आर्निथोफिली। जो पक्षियों के द्वारा परागण होता है उसे आर्निथोफिली कहते हैं। आभासी फल का उदाहरण है सेब। सेब एक आभासी फल होता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है नट। लीची को नट कहते हैं। टमाटर क्या है? टमाटर एक फल होता है। एक संग्रहित फल है सहतूत। सहतूत एक संग्रहित फल होता है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? मांसल एरिल। तो ये बिंदु याद रखिएगा, लीची का मांसल एरिल खाया जाता है। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य भाग है? टमाटर। तो टमाटर में खाने योग्य भाग क्या होता है? गूंदेदार थैलेमस। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्दिष्ट होते हैं? बीज पत्र। जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें बीज का निर्माण बीज पत्र से होता है। किसी वनस्पति उद्यान में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? निषेचन पर प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला बिंदु दिए, निषेचन के बिना अंडे से भ्रूण का बनना अनिषेक जनन कहलाता है। यह बिंदु याद रखिएगा। अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है। परिनिषेचन अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं होता। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो युग्मक संलयन होने के बाद युग्मनस का निर्माण होता है और युग्मनस हमेशा द्विगुणित होता है, इसे 2n से इंडिकेट किया जाता है। और युग्मक हमेशा अगुणित होता है, इसे n से इंडिकेट करते हैं। टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है लाइकोपिन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, लाइकोपिन टमाटर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण है? कैरोटीन। तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिकाजैंथिन। ये भी बिंदु याद रखिएगा। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सिन की उपस्थिति। जो कैप्सेइसिन होता है इसकी उपस्थिति के कारण मिर्च तीखा होता है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना का छाल औषधि देता है। कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? कवक। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां पर दिया है धनिया में उपयोगी अंश है। तो धनिया में कौन सा ऐसा भाग है जिसका उपयोग किया जाता है? तो धनिया के पत्ते और सूखे फल। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो दालचीनी। दालचीनी की छाल जो होती है मसाला बनता है उससे। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र। तो केसर जो हम लोग यूज करते हैं वर्तिकाग्र होता है। कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? सनई। मतलब जो ऐसा जो पादप है जिससे रेशा प्राप्त होता है तो सनई से रेशा प्राप्त होता है। वह रेशा जो पौधों के तने का उत्पाद नहीं है, कपास है ना। कपास एक ऐसा रेशा है जो तने से प्राप्त नहीं होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? फूलों की कली से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, सैलिक्स परप्यूरिया। सैलिक्स परप्यूरिया नाम की लकड़ी से क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम। देखिए जाइलम के द्वारा जल का संचरण होता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का संचरण होता है। जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं, याद रखिएगा, कई बार मिल सकता है। और फ्लोएम को पोषवाह कहा जाता है। फ्लोएम के माध्यम से भोजन का ट्रांसफर होता है। आगे दिए पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? देखिए यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया जल का वहन। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है आहार वहन के लिए, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया। पौधों की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना के आधार पर। देखिए जो पेड़ के छल्ले होते हैं उन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। वार्षिक वलय के आधार पर आयु की गणना की जाती है। वाणिज्यिक मूल वाला कारक किससे प्राप्त होता है? क्वेकर से वाणिज्यिक मूल वाला कारक प्राप्त होते हैं। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। मैग्नीशियम किसकी संघटक धातु है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो देखिए यहाँ पे आप मैग्नीशियम यहाँ पर देखें, वही चीज यहाँ पर रखा गया है। आगे दिए हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कहलाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है टीम के पेड कोर्सेज के बारे में। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पर दिया पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का वो उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पौधों के द्वारा होते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलते हैं? पौधों के नीले व लाल सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलते हैं? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में।
प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? हरा प्रकाश। तो जो हरा प्रकाश है सबसे कम प्रभावी होता है। नेक्स्ट बिंदु दिया, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो लाल। देखिए जब कभी फोटोसिंथेसिस होता है इसमें लाल रंग सबसे प्रभावी होता है और हरा रंग सबसे कम। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, रात में क्यों नहीं होगा? क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसके बाद ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है? प्रकाश संश्लेषण। जितना प्रकाश संश्लेषण होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेंगे और ऑक्सीजन देंगे। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। पीछे हम लोग कई प्रश्नों में देख रहे हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो जल। देखिए ये भी बिंदु याद रखिएगा, जल का विखंडन होता है, वहां से ऑक्सीजन बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के विखंडन से ग्लूकोज का निर्माण या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। आगे दिया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किन कारण विमोचित होती है? जल का प्रकाश अपघटन होता है, वहां से ऑक्सीजन आता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन। जैसे वनस्पति खत्म होगी ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आगे दिया, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? केल्विन साइकिल के स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। आगे दिए, कौन सा ऑर्गेनल पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में पाइरुवेट के व्यवधान को पोषित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होता है? एटीपी, है ना। जो ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया या अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित हो जाएगा एटीपी। एटीपी का पूरा नाम याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे दिए, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। पौधों का शिथिल होना, है ना, वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों में जो रचना पाई जाती है उसे रंध्र कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम है स्टोमेटा। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। इस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? बिंदु स्राव, गटेशन, है ना। गटेशन के द्वारा जल की हानि बिंदु के रूप में होती है। किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? ऑक्सीजन के बिना जो श्वसन होता है इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्वों में कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसको एनपीके भी शॉर्ट रूप में कहा जाता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं? तो सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती पौधों के विकास में। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में उन्हें नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। देखिए जितनी भी दलहन फसलें होती हैं ये मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है वृद्धि दर मापने के लिए, है ना। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन। इंसुलिन नर, ये एक तरीके से जंतु हार्मोन से। कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? कैल्शियम। आगे दिए, कौन सा पादप हार्मोन से? साइटोकाइनिन, है ना। देखिए पादप हार्मोन 5 तरीके के होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, है ना। इसके बाद एंडोल एसिटिक अम्ल और इथाइलिन, ये 5 पादप हार्मोन्स होते हैं, इनका नाम याद रखिएगा। कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार नाशक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? 2,4-D, है ना। 2,4-D का यूज किया जाता है खरपतवार नाशक के रूप में। अगला दिया, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है, साइटोकाइनिन। देखिए जो छोटा पौधा है जब कोशिका विभाजन होगा तभी तो बड़ा होगा। कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने के लिए? तो एथिलीन का यूज किया जाता है फल पकाने के लिए। आगे दिया हुआ है, पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं से छोटे साधारण अणु होते हैं। देखिए एंडोल, यौगिक या एडेनिन व्युत्पन्न, कैरोटीनाइड, टर्पिन, ये सब है। गन्ने का लाल संडाट किसके कारण बनता है? कोलेटोट्राइकम फैलिकेटम के कारण। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो देखिए ये होता है पीईएम डिबेरिएनम के द्वारा। आगे दिया है, करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। कौन से जीवाणु से पौधों में किरीट पेटिका रोग हो जाता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेनियंसिस, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया था।
जीवों एवं पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के विज्ञान विश्लेषण अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। आगे दिए आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना सबसे पहले टांसले ने प्रस्तुत किया था। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है कौन सा पारितंत्र शब्द का सर्वोच्च वर्णन है? जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? ये एक बंद तंत्र में होता है तो ये गलत हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से? जैविक और अजैविक। फ्लोरा और फाना का अर्थ है पौधे और पशु। नियत तापी प्राणी, देखिए नियत तापी प्राणियों का एक समूह होता है तो इसमें कई जीव आएंगे। अब ये क्वेश्चन जिस पेपर में बना होगा तो वहां पे ब्लू व्हेल विकल्प रहा होगा। कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? ब्लू व्हेल। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? चीता। मतलब सबसे तेज भागने वाला जो जंतु है ये चीता है। नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़। डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए स्तनी में। स्तनी का मतलब मैमल्स। आगे भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? गंगे डॉल्फिन। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है तो यह है डॉल्फिन। नेक्स्ट दिया कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया था ये भेड़ का बनाया गया था। इस बिंदु को जरूर याद रखिएगा। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियां। तो देखिए साइबेरियाई आइबेक्स याद रखिएगा, बकरियां की प्रजाति है, बड़ी होती है ना। कौन एक सबसे बड़ा बंदर है? गोरिल्ला सबसे बड़ा बंदर होता है। मानव सदृश लघुतम कपी है, जो मानव के जैसा दिखने वाला सबसे छोटा कपी है ये गिब्बन है। कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो कंगारू। कंगारू मार्सुपियल्स होते हैं। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां पर क्या डेटा दिया गया। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ है लार्ज ब्रेन्ड होमिनिड, ये इसका अर्थ होता है। जो होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस का अर्थ ये होता है। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे क्रो-मैग्नन। तो जो होमिनाइड्स थे क्रो-मैग्नन थे। कौन सा हिस्सा मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत होता है? तो एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर से दिखाई देता है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को बाह्य त्वचा कहते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहा जाता है। ब्लड एक प्रकार का टिश्यू होता है, मतलब ऊतक है, संयोजी ऊतक है। कौन सा संयोजी ऊतक नहीं? तो कंकाल पेशी। लसिका इसमें उपस्थित होता है जो संवहन ऊतक, संवहन ऊतक में लसिका पाया जाता है। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा, जो बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। तो बोन मैरो में ही ब्लड का निर्माण होता है, इसे याद रखिएगा। और आगे दिए सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। अगर रक्त का पीएच 7.4 है तो रक्त कैसा होगा? ये क्षारीय होगा। अगर 7.4 से कम होता तो अम्लीय होता। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होती है? 14.5 ग्राम। मतलब एक सामान्य व्यक्ति है, अगर उसके 100 ml ब्लड को देखेंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14.5 ग्राम। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, ये क्या होता है? एक द्रव होता है। प्लाज्मा में 90% के आसपास जल होता है। दोस्तों अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो कॉपर आयन रुधिर प्लाज्मा में नहीं पाया जाता। अब देखिए यहाँ पर जब जो क्वेश्चन बना होगा पेपर में तो 4 विकल्प होंगे, तो उसमें से जो आंसर है उसी को रखा गया। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स, जिसको हिंदी में लाल रक्त कोशिका कहते हैं, का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा। देखिए जब रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है तो आरबीसी भी बोन मैरो में बनेगा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन। मतलब आरबीसी का जीवन 120 दिनों तक होता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं, तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी इसका नाम है, कितने प्रकार की होती है? तो डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है। देखिए 5 प्रकार में इसका बंटवारा सबसे पहले ऐसे 2 पार्ट्स में किया गया है, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। फिर यहाँ पर एक में 3 होता है, एक में 2 होता है। बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये 5 टाइप होते हैं। आगे दिया गया रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? संक्रमण से संघर्ष करना इसका मुख्य काम है। रक्त में सफेद रक्त कण क्या है? शरीर को संक्रमण से बचाता है, मतलब ये शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। देखिए यही प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा गया। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है रोग के विरुद्ध शरीर का रक्षा करना।
एंटीबॉडीज का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में, ये पॉइंट याद रखिएगा। रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। जो रक्त लाल रंग का दिखाई देता है ये किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो आयरन। जो लोहा है ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है उसे पूरा करना। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे दिन भर थकान महसूस होगा। रक्त प्लेटलेट्स, जिसे बिम्बाणु कहते हैं, के संदर्भ में सही कथन है इन्हें थ्राम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स को थ्राम्बोसाइट्स भी नाम दिया जाता है। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होते हैं? थ्रोम्बिन, है ना। जब ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का जमना होता है तो इन सब का यूज होता है। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है बोन मैरो में। देखिए ब्लड अगर बोन मैरो में बन रहा है तो ब्लड के जितने कंपोनेंट है सबका निर्माण बोन मैरो में होगा। आगे दिए मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन किससे निकलता है? प्लेटलेट से निकलता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपैरिन। तो हिपैरिन ऐसा पदार्थ है जो रक्त को जमाने में सहायता करता है। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो ये भी हिपैरिन के कारण। देखिए हिपैरिन एक ऐसा कंपोनेंट होता है जब तक ये रक्त के अंदर रहेगा, मतलब जब तक बाह्य ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तब तक ये खून को जमने नहीं देगा, और जैसे बाह्य ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो खून को जमा देगा। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रम से होता है। तो बहने का समय 2 से 7 मिनट और जमने का समय 3 से 10 मिनट। रक्त समूह का आविष्कारक नहीं, रक्त समूह के खोज करता, क्योंकि रक्त समूह पहले से था, इसकी खोज किया गया था लैंड स्टीनर के द्वारा। तो इनका नाम याद रखिएगा, कॉर्ड लैंड स्टीनर। आगे इसमें और भी फैक्ट दिया गया। एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। RH फैक्टर ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? तो बंदर से, है ना। RH फैक्टर बंदर से लिया गया। RH का पूरा नाम होता है रईसस फैक्टर। AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी रोग प्रतिकारक नहीं होते, और AB को सर्वग्राही भी कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में लिखा गया, और O को सर्वदाता। AB रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होते। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो और वह महिला B से शादी करता है तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग नहीं हो सकता? तो O कभी नहीं हो सकता। इसके लिए ना एक ऐसे ये चार्ट बनता है। ये चार्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिजाइन कर दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए एक आदमी है, आदमी का ब्लड ग्रुप है AB, तो इसके जीन को IA से इंडिकेट करेंगे। AB है ना, तो IA IB। और एक आदमी जिसका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे B, तो आप लिखेंगे IB और IB। जब इनमें क्रॉस होगा तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या बनेगा? IAIB, मतलब AB बनेगा। यहाँ पर सिर्फ B बनेगा, यहाँ पर भी AB बनेगा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सिर्फ B बनेगा। तो इसका जो ब्लड ग्रुप है ना, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता है? O नहीं हो सकता, क्योंकि AB B ABE BA भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं दिया गया। नहीं रुकिए, यहाँ पे IA लिखेंगे दोस्तों, IA, है ना। तो यहाँ पर ये इसका IO लिखा जाएगा। जब IO लिखेंगे तो यहाँ पर A बन सकता है, लेकिन कभी भी O नहीं बनेगा, है ना। इस चार्ट को एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लड होता है ना, ब्लड को जैसे A ब्लड ग्रुप है तो इसको IA और IO से इंडिकेट करेंगे। अगर B है तो इसको IB और IO से इंडिकेट करेंगे। AB है तो इसका जीन होता है IA और IB, और O ब्लड ग्रुप होता है तो जीन होता है IO। अब जब इसका क्रॉस कराएंगे, देखिए एक आदमी की शादी होती है एक महिला से। अब मान लीजिएगा किसी का ब्लड ग्रुप कुछ भी है, आदमी का AB है तो आप IB लिखेंगे, और B होने पे IB और IO लिखेंगे। जब क्रॉस कराएंगे देखिए यहाँ पे AB मिलेगा, है ना। यहाँ पर AO का मतलब A मिलेगा, यहाँ पर B मिलेगा, और यहाँ पर B मिलेगा। तो देखिए इसमें O नहीं आ रहा है, तो ये O कभी नहीं हो सकता है, बस यही याद रखना है। आगे दिया है यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है। देखिए इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये एक पिता है, पिता का रक्त वर्ग O है, मतलब इसका IA जीन होगा और IO होगा। इसके बाद माता का क्या है? रक्त वर्ग है, माता का रक्त वर्ग है O, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका रक्त वर्ग है O, IO। तो कौन सा वर्ग हो सकता है? तो देखिए सीधी सी बात है, A हो जाएगा, AO का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर भी A हो जाएगा, यहाँ पर O हो जाएगा, और यहाँ पर भी O हो जाएगा। तो रक्त वर्ग A भी हो सकता है, O भी हो सकता है। यहाँ पर O दिया है तो O इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेम यही प्रश्न एक और दिया है कि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः A और O है ना। तो कौन सा रक्त वर्ग संभव नहीं है? देखिए अभी जब जस्ट हम लोगों ने ड्रॉ किया, कौन सा संभव नहीं? देखिए IA को लिखेंगे IA IO,
और ओ को लिखेंगे आई ओ। यहाँ पे ए ओ कनेक्ट होगा तो ए आएगा, ओ ए कनेक्ट होगा तो ए आएगा, यहाँ पर ओ आएगा, यहाँ पर ओ आएगा। देखिए ए होगा ओ होगा, लेकिन बी कभी नहीं हो सकता, तो बी नहीं हो सकता है। आगे दिया है जब दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी है तो उनके बच्चों का रुधिर वर्ग हो सकता है। देखिए ए बी दोनों का ए बी है, तो इसको भी एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का है ए बी, तो मम्मी का ए बी है, मतलब इसका जीन क्या होगा, आई ए आई बी। पापा का भी ए बी, तो आई ए आई बी। अब क्रॉस कराएंगे तो आई ए को ए लिखेंगे, आई ए आई बी को ए बी लिखेंगे, आई ए आई बी को ए बी लिखेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे। तो इनके संतान का रुधिर वर्ग होगा ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, लेकिन ओ कभी नहीं हो सकता। देखिए सेम यही दिया है कि ए बी रुधिर वर्ग का ओ से क्रॉस कराना है, तो आप ये करा सकते हैं। आपने बायो में 12वीं की क्लास में जरूर सीखा होगा, है ना। यहाँ पे देखिए सब ऐसे ही क्वेश्चन है, तो ये आप क्रॉस करा के सीख सकते हैं, है ना। आगे दिए मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। जो टेम्परेचर बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि ठंडी में कम ज्यादा या फिर गर्मी में कम ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, ग्लूकोज किसी को तत्काल ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से, तो सोयाबीन और मूंगफली, इनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दानों में। कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, मूंगफली, है ना। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है कैसीन। दूध का धवल रंग किसके कारण होता है, कैसीन के कारण। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला हो जाता है, कैरोटीन के कारण। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसने किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है, प्रोटीन और वसा। देखिए चावल और आलू सिर्फ खा रहे तो प्रोटीन और वसा से की कमी उसके अंदर हो जाएगी। यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, है ना। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन होता है ना, के, ई, डी और ए, ये चार होता है वसा में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी। विस्तार से इसकी चर्चा किसी क्लास में करेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन नहीं है, तो देखिए बी और सी, ये पानी में घुलेगा तो वसा में नहीं घुलेगा। आगे कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, बी और सी, यहाँ पे मैंने लिखा है ना। देखो इसको याद रखने का तरीका भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। कीड़ा तेल में मर जाएगा, देखिए के ई डी ए, कीड़ा तेल में मर जाएगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं भैंस गई पानी में, है ना, भैंस गई पानी में। तो यहाँ पे देखिए अब विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है, तो गाजर। कौन सा एक विटामिन ए प्रचुरतम मात्रा में स्रोत है, तो आम में भी विटामिन ए होता है। विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। यहाँ पर दिए गोल्डन राइस में किसकी अधिकता होती है, विटामिन ए की। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। आगे दिए शुष्काच्छी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए के कारण। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों ये हम लोगों के बायो की क्लास है, इसे और भी आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।